विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। ये तीनों नाम विद्युत तीव्रता का ही है इंग्लिश में। तो ये एक कैसी राशि है, यानी कि अदिश है या फिर सदिश है, तो ये ध्यान रखेंगे सदिश राशि है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो विद्युत तीव्रता कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है विद्युत तीव्रता का SI मात्रक बताएं। तो विद्युत तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इसका जो है तीव्रता, इसका तीव्रता का जो SI मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। न्यूटन यानी कि फोर्स का जो SI यूनिट होता है, और चार्ज का जो SI यूनिट होता है कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम विद्युत तीव्रता का SI मात्रक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत तीव्रता की विमा बताएं, यानी कि डायमेंशन। तो विद्युत तीव्रता की जो विमा होती है, डायमेंशन, वो ml T इनवर्स 3 A इनवर्स होती है, यानी कि ml T पे पावर -3 A पे पावर -1, ये विद्युत तीव्रता का विमा होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। विद्युत विभव जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं, इसका SI मात्रक बताएं। तो विद्युत विभव, विभव आ गया, इसका मतलब वोल्ट आना ही है, तो इसको जूल पर कूलम भी बोला जाता है या फिर इसको वोल्ट कहा जाता है। तो विद्युत विभव का जो SI मात्रक होता है वो जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसी राशि है। तो ये एक अदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। विद्युत विभव कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभव की विमा बताएं। विद्युत विभव की विमा, विमा मीन्स डायमेंशन। तो डायमेंशन जो हो जाएगा ml स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स, ml स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स जो है विद्युत विभव की विमा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये कैसी राशि है। तो ये एक सदिश राशि है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विद्युत विभव एक अदिश राशि थी, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये एक सदिश राशि है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे इसको आप जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, विद्युत, ये विद्युत है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दिशा होती है तभी ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, सदिश राशि है। तो ये जो होती है इसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसकी दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है SI मात्रक क्या होता है। तो इसका जो SI मात्रक हो जाता है कूलम मीटर, कूलम मीटर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा बताएं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा, तो विमा जो हो जाता है m0 LTA, या फिर इसको LTA भी बोल सकते हैं, या फिर m0 LTA। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी, ये किसी है, किसी समविभवीय सतह यानी कि एक्वी पोटेंशियल सरफेस, जिस सरफेस का पोटेंशियल सेम हो यानी कि समान हो, के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होती है। यानी कि किसी समविभवीय सतह के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता कैसी होती, क्या होती है, तो लंबवत होती है, यानी कि वहां पे परपेंडिकुलर होती है विद्युत तीव्रता। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विद्युत बल रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। तो ये वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, जबकि विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती है, लेकिन ये वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल रेखाएं सतह पर हमेशा होती है। विद्युत बल रेखाएं सतह पर जो है हमेशा लंबवत होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती है। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ध्यान रखेंगे। दो विद्युत बल रेखा जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन अधिक स्ट्रॉन्ग है, यानी कौन ज्यादा मजबूत है।
तो स्थिर विद्युत बल जो है ये ज़्यादा मजबूत होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। स्थिर विद्युत बल जो है वो ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो VVI ऑब्जेक्टिव्स का सीरीज था इसको हम लोगों ने यहाँ पे उसका सीरीज 4 को कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिजिक्स की पूरी तैयारी के लिए बोर्ड टेस्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश कैसी राशि है, यानी कि चार्ज कैसी राशि है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अदिश राशि, यानी कि इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी। तो आवेश एक अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आवेश का सीजीएस मात्रक, यानी कि सीजीएस यूनिट क्या होता है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, यूनिट क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ESU। ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर इसको स्टेट कॉलम भी बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको स्टेट कूलम भी कहा जाता है। यही आवेश का SI मात्रक है, सॉरी CGS मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कूलम में कितने ESU होते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा ESU आवेश का CGS मात्रक है। तो एक कूलम में कितने ESU होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3 × 10⁹ ESU, यानी कि 3 × 10⁹ ESU होता है। यानी कि कूलम बड़ा होता है, ESU छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है आवेश का दूसरा मात्रक क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा आवेश का SI मात्रक हो गया आवेश का SI मात्रक हो गया कूलम, उसके बाद CGS मात्रक हो गया ESU। उसी तरह से और अदर जो यूनिट होते हैं वो होते हैं EMU, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या एब्सोल्यूट कूलम, और एब्सोल्यूट कूलम को ही शॉर्ट में AB कूलम भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक EMU में कितने कूलम होते हैं। एक EMU में कितने कूलम होते हैं। EMU यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो एक EMU में 10 कूलम होते हैं, यानी कि EMU कूलम से बड़ा होता है, और कूलम जो है SI मात्रक है किसका, चार्ज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक EMU में कितने ESU होते हैं। तो ESU चार्ज का CGS यूनिट और EMU अदर यूनिट। तो एक EMU में 3 × 10⁻10 ESU होता है, यानी कि 3 × 10⁻10 ESU। अगला क्वेश्चन है आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आवेश की जो सबसे छोटी इकाई है वो फ्रैंकलिन है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश की बड़ी इकाई क्या है। आवेश की बड़ी इकाई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट VVI इसको बोल सकते हैं। यह है फैराड, यानी कि आवेश की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है फैराड। अगला क्वेश्चन है एक फैराड में कितने कूलम होते हैं। एक फैराड में कितने कूलम होते हैं। तो ये हो जाएगा 96,487, या फिर इसको हम लोग लगभग में बोलते हैं 96,500 कूलम। तो जैसा आपको ऑप्शन में दिया हुआ है उसी तरह से आप लोग टिक लगाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट VVI बोल सकते हैं हम लोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि एक फैराड में 96,500 कूलम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवेश का खोजकर्ता किसे माना जाता है। यहाँ किसे होगा, सॉरी, आवेश का खोजकर्ता किसे माना जाता है, यानी कि आवेश की खोज किसने की। तो यह है थेल्स को माना जाता है आवेश का खोजकर्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवेश की खोज कब की गई। आवेश की खोज यानी कि थेल्स ने कब की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 600 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व में आवेश की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है आवेश को 2 भागों में किसने बांटा। 2 भाग, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो इसको किसने बांटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आवेश को 2 भागों में निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बांटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक एंगस्ट्रॉम को A0 से डिनोट किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है। इसमें कितना मीटर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के रैखिक घनत्व का SI मात्रक क्या होता है। आवेश का जो लीनियर डेंसिटी होता है, यानी कि लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसका SI मात्रक क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कूलम पर मीटर। ये C फॉर कूलम और M फॉर मीटर, कूलम पर मीटर ही आवेश का रैखिक घनत्व का SI मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश के रैखिक घनत्व का विमा क्या है। विमा मीन्स डायमेंशन। तो आवेश के जो रैखिक घनत्व होता है उसका विमा हो जाता है m नॉट l पे पावर -1 TA, यानी कि m नॉट l इनवर्स TA इसका विमा हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या है, यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का विमा क्या है, यानी कि डायमेंशन क्या है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का, यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का डायमेंशन क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा m नॉट l इनवर्स टू TA, यानी कि m नॉट l पे पावर -2 TA ये आवेश के पृष्ठीय घनत्व का विमा यानी कि डायमेंशन हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स किस प्रकार की राशि है। विद्युत फ्लक्स किस प्रकार की राशि है, इंग्लिश में इसको कहा जाएगा विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अदिश राशि, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, यानी कि विद्युत फ्लक्स एक क्या है अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है, यानी कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर इसको वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर इसको वोल्ट मीटर भी कहा जाता है। किसका SI मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्लक्स की विमा बताएं, यानी कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डायमेंशन का हिंदी होता है विमा, यानी कि विद्युत फ्लक्स की विमा यह हो जाएगा ml3 T इनवर्स 3 A इनवर्स, यानी कि विद्युत फ्लक्स की जो है विमा हो जाएगा ml3 T इनवर्स 3 A इनवर्स, इसका विमा हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ठोस कोण का SI मात्रक क्या होता है। ठोस कोण का SI मात्रक क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का जो है SI मात्रक हो जाता है वो हो जाता है स्टेरेडियन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टेरेडियन ठोस कोण का SI मात्रक होता है, यानी कि सॉलिड एंगल का SI मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अब तक का मोस्ट विवियस क्वेश्चन है वह है किसी वस्तु के ठोस कोण का कुल मान कितना होता है, यानी कि व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का ठोस कोण का कुल मान जो होता है वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो कि ठोस कोण का यूनिट होता है, और टोटल वैल्यू जो होता है वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन, इसका कुल मान हो जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ठोस कोण का विमा क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, यानी कि नो डायमेंशन। सॉलिड एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, और जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता उसको हम लोग इस रूप में डिनोट करते हैं m नोट l नोट t नोट, यानी कि m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0, इसको कहा जाता है m नोट l नोट t नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किसी आवेशित गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान कितना होता है, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इन एवरी पॉइंट ऑफ अ चार्ज्ड स्फीयर। यानी चार्ज्ड स्फीयर यानी कि आवेशित गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता का, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का मान 0 होता है, यानी कि 0 होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो विद्युत आवेशित गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता का जो मान होता है वो होता है 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केबल तार किस पर आधारित होता है, इन विच प्रिंसिपल द केबल वायर बेस्ड ऑन। केबल वायर किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है, तो ये होता है स्थिर विद्युत परिरक्षण पर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पर ही आधारित होता है केबल वायर, यानी कि केबल तार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सदिश क्षेत्रफल का SI मात्रक बताएं, यानी कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एरिया वेक्टर।
एरिया वेक्टर यानी कि सदिश क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर हो जाता है एरिया वेक्टर का क्षेत्र ऐसा ही मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सदिश क्षेत्रफल का विमा बताएं, यानी कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का विमा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम नोट एल स्क्वायर टी नोट, एम नोट एल स्क्वायर टी नोट। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ कवर किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिजिक्स की पूरी तैयारी के लिए बोर्ड टेस्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कूलम में कितने ईएसयू होते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा ईएसयू आवेश का सीजीएस मात्रक है। तो एक कूलम में कितने ईएसयू होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3 × 10⁹ ईएसयू, यानी कि 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। यानी कि कूलम बड़ा होता है, ईएसयू छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है आवेश का दूसरा मात्रक क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा आवेश का एसआई मात्रक हो गया आवेश का एसआई मात्रक हो गया कूलम, उसके बाद सीजीएस मात्रक हो गया ईएसयू। उसी तरह से और अदर जो यूनिट होते हैं वो होते हैं ईएमयू, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या एब्सोल्यूट कूलम, और एब्सोल्यूट कूलम को ही शॉर्ट में एबी कूलम भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ईएमयू में कितने कूलम होते हैं। एक ईएमयू में कितने कूलम होते हैं। ईएमयू यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो एक ईएमयू में 10 कूलम होते हैं, यानी कि ईएमयू कूलम से बड़ा होता है और कूलम जो है एसआई मात्रक है किसका, चार्ज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ईएमयू में कितने ईएसयू होते हैं। तो ईएसयू चार्ज का सीजीएस यूनिट और ईएमयू अदर यूनिट। तो एक ईएमयू में 3 × 10⁻10 ईएसयू होता है, यानी कि 3 × 10⁻10 ईएसयू। अगला क्वेश्चन है आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आवेश की जो सबसे छोटी इकाई है वो फ्रैंकलिन है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश की बड़ी इकाई क्या है। आवेश की बड़ी इकाई, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई इसको बोल सकते हैं। यह है फैराड, यानी कि आवेश की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है फैराड। अगला क्वेश्चन है एक फैराड में कितने कूलम होते हैं। एक फैराड में कितने कूलम होते हैं, तो ये हो जाएगा 96,487, या फिर इसको हम लोग लगभग में बोलते हैं 96,500 कूलम। तो जैसा आपको ऑप्शन में दिया हुआ है उसी तरह से आप लोग टिक लगाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट वीवीआई बोल सकते हैं हम लोग। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि एक फैराड में 96,500 कूलम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवेश का खोजकर्ता किसे माना जाता है। यहाँ किसे होगा, सॉरी, आवेश का खोजकर्ता किसे माना जाता है, यानी कि आवेश की खोज किसने की। तो यह है थेल्स को माना जाता है आवेश का खोजकर्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवेश की खोज कब की गई। आवेश की खोज यानी कि थेल्स ने कब की, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 600 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व में आवेश की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है आवेश को 2 भागों में किसने बांटा। 2 भाग, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो इसको किसने बांटा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आवेश को 2 भागों में निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बांटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक एंगस्ट्रॉम को ए नोट से डिनोट किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है। इसमें कितना मीटर होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का जो लीनियर डेंसिटी होता है, यानी कि लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कूलम पर मीटर। ये C फॉर कूलम और M फॉर मीटर, कूलम पर मीटर ही आवेश का रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश के रैखिक घनत्व का विमा क्या है। विमा मीन्स डायमेंशन। तो आवेश के जो रैखिक घनत्व होता है उसका विमा हो जाता है m0L⁻⁻1 TA, यानी कि m0L इनवर्स TA इसका विमा हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या है, यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ
चार्ज, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का विमा क्या है, यानी कि डायमेंशन क्या है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का, यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का डायमेंशन क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम नोट एल इनवर्स टू टी ए, यानी कि एम नोट एल पे पावर -2 टी ए, ये आवेश के पृष्ठीय घनत्व का विमा यानी कि डायमेंशन। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कितने प्रकार के होते हैं। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जिसमें चार्ज उत्पन्न होता है लेकिन चार्ज उससे फ्लो नहीं होता है, उसी को डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2, यानी कि 2 तरह के होते हैं। वो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस पर डिस्कस करेंगे जो कौन कौन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुल आवेश हमेशा डैश रहता है। तो कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी कि संरक्षित रहता है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, यानी कि कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रक बताएं। विशिष्ट आवेश यानी कि स्पेसिफिक चार्ज, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम पर केजी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो एसआई मात्रक हो जाता है वो होता है कूलम पर केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट आवेश की विमा बताएं। जैसा कि अभी यहाँ ऊपर एसआई मात्रक पूछा गया था, यहाँ पे विमा तो एम इनवर्स एल नोट टी ए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एम इनवर्स एल नोट टी ए, तो आप ध्यान रखेंगे जरूर। विशिष्ट आवेश यानी कि स्पेसिफिक चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो एम इनवर्स एल नोट टी ए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ना आपके स्क्रीन पे है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg, यानी कि 9.1 गुना 10⁻31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि मास। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, यानी कि -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान तो होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, यानी कि 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन। तो ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन पर आवेश का मान बताएं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर तो हम लोगों ने देख लिया, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सिर्फ फर्क कितना है, जो प्रोटॉन में जो है यहाँ प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस हो जाता है, बाकी सेम रहता है। यानी कि प्रोटॉन में हो जाएगा +1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है सबसे अधिक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा जो होता है न्यूट्रॉन का ही द्रव्यमान होता है, वो हो जाता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, जबकि जो प्रोटॉन था उसका था 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश यानी कि चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है, तो ये होता है 0, यानी कि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, नाम ही से पता चलता है न्यूट्रॉन और न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जो सबसे अधिक द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन का होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप जरूर इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा। इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया वो जे थॉमसन ने किया। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटॉन का को खोजा किसने, तो इसको खोजा था गोल्डस्टीन ने, लेकिन इसको जो नामकरण किया था, यानी प्रोटॉन जो नाम दिया था वो दिया था रदरफोर्ड, इसलिए प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन का नामकरण किसने किया। तो नामकरण जो किया था वो रदरफोर्ड किया था। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने और उसका जो नामकरण किया था ये रदरफोर्ड किया था।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने किया, जेम्स चैडविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पेसिफिक चार्ज का एसआई मात्रक होता है कूलम पर केजी। तो चार्ज का जो एसआई विशिष्ट आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर केजी। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश हो जाता है 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर केजी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, यानी प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। प्रोटॉन का हो जाता है 0.96 मल्टीप्लाई 10⁻18 कूलम पर केजी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश, क्योंकि विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन मास। तो चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो रहता है, जीरो बटे मास कितना भी देंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। इसलिए न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 कूलम पर केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का वास्तविक पहचान क्या है। आवेश का जो वास्तविक पहचान होता है वो क्या होता है, एट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, यानी आकर्षण या विकर्षण। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विकर्षण ही होता है आवेश का वास्तविक पहचान। आवेश का जो असल में पहचान है वो विकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल का चिप्स बनाने में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहली बात, मोबाइल का चिप्स जो बनाया जाता है वो अर्धचालक से बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसके लिए प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोबाइल का चिप्स बनाने में कौन से अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। तो ध्यान रखेंगे आप। पर क्वेश्चन कह रहा है आवेश के आयतनिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम पर मीटर क्यूब होता है, कूलम पर मीटर क्यूब। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवेश के आयतनिक घनत्व की विमा क्या है। विमा मीन्स डायमेंशन, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है m0L-3 TA, यानी कि m0L−3 TA होता है आवेश के आयतनिक घनत्व का विमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण आवेश को किस नाम से जाना जाता है। घर्षण आवेश मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं घर्षण आवेश। तो इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है स्थिर आवेश, यानी कि स्टैटिक चार्ज। तो ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश को उत्पन्न करने के कितने विधि हैं, यानी कि आवेश को कितने विधियों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3, यानी कि 3 विधियों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो अब कौन कौन सी विधि है इसको हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है स्थिर वैद्युत बल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो वो 2 तरह के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सजातीय आवेशों के बीच होता है। सजातीय मतलब लाइक चार्जेस, यानी कि जो एक तरह के चार्जेस होते हैं उसके बीच होता है विकर्षण, यानी कि रिपल्सन, यानी कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। अगला क्वेश्चन है विजातीय आवेशों के बीच होता है, यानी कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अलग अलग तरह के चार्ज होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इनके बीच आकर्षण होता है, यानी कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको हम लोग कह सकते हैं। हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि इलेक्ट्रोपरमिटिविटी कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता जो होती है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी वो होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 इतनी होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ये इसका
यूनिट हो गया। तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोपरमिटिविटी का जो यूनिट होता है यानी कि विद्युतशीलता का कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और इसका जो पूरा मान होता है हवा या निर्वात में विद्युतशीलता का वो होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा इसको आप ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा या निर्वात के लिए स्थिर वैद्युत बल्ब का मान कितना होता है, यानी कि हवा एयर या वैक्यूम के लिए स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है। तो ये हो जाता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q मतलब Q1 हो गया एक चार्ज और Q2 दूसरा चार्ज, और R हो गया उसके बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक होता है वो उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, यानी कि नो यूनिट, कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपेक्षिक विद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की विमा होती है, यानी कि डायमेंशन इसका क्या होता है। तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है उसको इस तरह से लिखा जाता है M0 L0 T0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है जल के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है, जल के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है वो होता है 80। तो ध्यान रखेंगे जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा आपेक्षिक विद्युतशीलता का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 80 होता है जल के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है धातु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है, यानी कि धातु मेटल्स के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान अनंत होता है, यानी कि इन्फिनाइट होता है धातु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान। अगला क्वेश्चन है हवा के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है। तो हवा के लिए जो होता है 1.008 होता है, जिसको हम लोग लगभग में 1 मान सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निर्वात के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है, निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए 1 होता है, यानी कि हवा के बराबर लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा पट्टी यानी कि एनर्जी बैंड कितने प्रकार के होते हैं। तो एनर्जी बैंड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन होते हैं इसको हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पदार्थ में फॉरबिडन एनर्जी गैप शून्य हो उसे क्या कहते हैं। तो जिस पदार्थ में फॉरबिडन एनर्जी गैप शून्य हो तो उसको चालक कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जिस पदार्थ में फॉरबिडन एनर्जी गैप शून्य हो उसको चालक कहते हैं। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉरबिडन एनर्जी गैप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जिस पदार्थ में फॉरबिडन एनर्जी गैप अत्यधिक यानी कि बहुत ज़्यादा लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो यानी कि करंट उससे फ्लो नहीं होगा, यानी कि उसको इंसुलेटर बोलेंगे। इसको हिंदी में कुचालक या फिर अचालक कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसी को इंसुलेटर बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जिस पदार्थ में फॉरबिडन एनर्जी गैप काफ़ी कम लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो उसको क्या कहेंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उसको अचालक बोलेंगे यानी कि इंसुलेटर। अगर 0 हो तो उसको चालक बोलेंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उसको सेमी कंडक्टर बोलेंगे यानी कि अर्धचालक बोलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चले हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें कह रहा है ऐसे पदार्थ जिनसे आवेश प्रवाहित न हो परंतु आवेश उत्पन्न हो। ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश उत्पन्न हो लेकिन उससे आवेश फ्लो नहीं हो यानी कि प्रवाहित नहीं हो, तो ऐसे पदार्थ को डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जैसा कि कॉम, कंघी, इसमें आवेश उत्पन्न होता है। विलेन क्लॉथ यानी कि ऊनी जो कपड़े होते हैं इसमें आवेश जरूर उत्पन्न होते हैं लेकिन आवेश इससे फ्लो नहीं होते यानी कि प्रवाहित नहीं होते हैं।